कातला सीजन 1 के पहले सीन में हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम ग्रीमा होता है। वो सोकर बिस्तर से उठ रही है। वो अपने बाथरूम में जाती है जहां वो अपने बाथरूम मिरर के पीछे से एक कैबिनेट खोलती है और वो एक गोली निकालती है और उसे निगल जाती है। कुछ देर के बाद वो अपने कार से कहीं निकल जाती है। गाड़ी चलाते समय वो एक रेडियो शो सुनती है जहां एयर होस्टेस स्थानीय अधिकारियों से बात कर रही है और एक आदमी जिसे वो चीफ ऑफ ऑपरेशंस के रूप में प्रस्तुत करती है उससे शहर की सिचुएशन के बारे में वो पूछती है। चीफ का कहना है कि अभी के लिए सिचुएशंस बहुत खराब हैं और ये काफी अनप्रेडिक्टेबल भी है। यहाँ रहना जोखिम भरा और खतरनाक भी हो सकता है। शो की होस्टेस उसे पूछती है क्या लोग शहर में लौटने के लिए तैयार हैं और चीफ ने ये जवाब दिया कि लोग अपने घरों में लौटना पसंद करेंगे लेकिन उन्हें डर है कि उनके घर ही अब सुरक्षित नहीं रहे। ग्रीमा एक ग्लेशियर घूमने जाती है जहां काफी अंधेरा होता है जो दर्शाता है कि चीजें शायद ठीक नहीं चल रही। जब वो घर लौटती है तो वो अपने पिता थॉर से मिलती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। उसके पिता उससे पूछते हैं कि वो कैसा महसूस कर रही है और क्या उसके पास उसके जरूरी पिल्स तो हैं। ये सुनकर उसकी बेटी जवाब देती है कि वो ठीक है। उसके पिता का कहना है कि ग्रीमा अपने ट्रीटमेंट के लिए पास ही के शहर रेक्जाविक में जा सकती है लेकिन ग्रीमा को ये आइडिया पसंद नहीं आता। उसके पिता उसे कहते हैं कि वो जानता है कि ग्रीमा अपनी बहन एसा को याद कर रही है लेकिन उसकी बहन वापस नहीं आने वाली और इसीलिए तुम्हें अतीत को भुलाकर दूसरे शहर में जाना चाहिए। लास्ट में ग्रीमा अपने पिता से पूछती है क्या वो उसके और उसके पति कार्तन के साथ खाने पर रुकेंगे लेकिन उसके पिता ने ये जवाब दिया कि उसका दिल उसे यहाँ रहने नहीं देगा क्योंकि इस जगह को कब्रिस्तान में बदल दिया गया है और इसीलिए वो इस जगह को पसंद नहीं करता। इस बीच डॉक्टर डेरी अपने लैब असिस्टेंट से बात कर रहे हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि कातला ज्वालामुखी से उन्हें जो रीडिंग्स मिल रही हैं वो बहुत ही अजीब है और हद तो ये है कि उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा। डेरी अपने असिस्टेंट को विक शहर में बुलाता है और उन्हें वो बताता है कि वो उनके साथ काम करेगा क्योंकि उसे अपनी आंखों से ज्वालामुखी के स्थिति को देखने की जरूरत है। फोन रखने के बाद उसके एसोसिएट ज्वालामुखी के बारे में बात करना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि अगर कतला फट गया तो वो पूरा शहर निगल जाएगा और वो ही सबसे पहले मरने वाले होंगे क्योंकि वो लोग इस पहाड़ के बहुत ही करीब रह रहे हैं। लंच करने से पहले उनमें से एक को कुछ दिखाई देता है जो एक महिला की आकृति की तरह लगता है जो एक ज़ॉम्बी की तरह चल रही होती है और वो सोचता है क्या वो एक इंसान है। वो अपनी कार से उस अजीब से चीज के पास जाते हैं जो करीब से देखने पर एक महिला की तरह दिखती है जिसे या तो जला दिया गया है या वो राख में ढकी हुई है। वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं और उसे पूछते हैं क्या वो ठीक है लेकिन लड़की बदले में कुछ नहीं कहती क्योंकि वो लड़की पहले से ही घबराई हुई है। वो उसे कार में बिठाकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लड़की को उस घर के अंदर ले जाते हैं जिसमें वो रहते हैं और वो उससे कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन लड़की केवल एक ही बात कहती है और वो पूछती है कि वो कहाँ है। इस बीच ग्रीमा को फोन आता है उस आदमी का जिसे वो रेडियो पर बोलते हुए सुन रही थी जिसका नाम गिजली है जो पुलिस चीफ है और वो उसे कहता है कि उन्हें एक लड़की को पिक करना है जिसे कुछ टूरिस्ट ने ढूंढा है। जब वो एक साथ कार में होते हैं तो ग्रीमा कहती है कि वो पहले अपने पिता से मिली थी और उसने तो ग्लेशियर में किसी टूरिस्ट को देखने की बात उसने की ही नहीं और ये काफी अजीब है क्योंकि अगर आसपास कोई टूरिस्ट होता तो उसके पिता ये जानते। अचानक ग्रीमा को ब्रेक लगाना पड़ता है और कार रोकनी पड़ती है क्योंकि सामने की जमीन में दरार आ गई है। ग्रीमा और गिजली कार से उतरते हैं और ग्रीमा कहती है कि उन्हें सावधान रहना होगा क्योंकि सब कुछ अचानक हिलना शुरू हो गया है। साथ ही उन्हें स्पष्ट रूप से दरार के आसपास एक और रास्ता अपनाने की जरूरत है। आखिरकार ग्रीमा और गिजली उस लड़की से मिलते हैं जिसे अब अपना नाम याद है जो है गुनहिल्ड और ये कहने में वो सक्षम है कि वो स्वीडन में रहती है। ग्रीमा उसे पूछती है कि वो ज्वालामुखी के पास क्या कर रही थी लेकिन लड़की को याद है ही नहीं जो ग्रीमा को उसके अगले प्रश्न पर ले जाता है और वो पूछती है क्या वो वहाँ अकेली थी। लड़की को कुछ सेकंड लगते हैं और वो जवाब देती है कि वो थॉर के साथ ज्वालामुखी के पास थी। ग्रीमा को अजीब लगता है जब वो उसका नाम सुनती है और उसे पूछती है कि तुम्हारे दोस्त थॉर का लास्ट नेम है क्या, जिससे लड़की को पता चलता है कि यह आदमी यानी कि थॉर असली में ग्रीमा के पिता हैं। हालात और भी अजीब हो जाते हैं जब वो लड़की को नजदीकी अस्पताल में ले जाते हैं और वो अचानक उठना चाहती है और कहती है कि उसे काम पर जाना है। ग्रीमा उसे पूछती है कि तुम कहाँ काम करती हो।
और वो लड़की यानी कि गुनहिल्ड जवाब देती है कि वो विक के होटल में काम करती है। ग्रिमा और गिजली थॉर को पकड़ते हैं और उसे लड़की को देखने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। जैसे ही वो थॉर को देखती है, गुनहिल्ड उसे पहचान लेती है और ग्रिमा अपने पिता से पूछती है, क्या आपने गुनहिल्ड को ज्वालामुखी के पास लेकर गए थे? लेकिन थॉर बिना कुछ कहे वहां से भाग जाता है। ग्रिमा अपने पिता का पीछा करती है और उनसे पूछती है, क्या आप उस लड़की को जानते हैं? लेकिन थॉर घबराते हुए कहता है, नहीं। ग्रिमा इतनी आसानी से इस बात को नहीं जाने देने वाली और वो उसे पूछने पर जोर देती है, ये जानते हुए कि थॉर का चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे वो गुनहिल्ड को जानता हो। हालांकि उसके पिता कुछ भी नया नहीं बोलने वाले और कहते हैं कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता। इस बीच गिजली विक के स्थानीय होटल का दौरा करता है और उसकी मालकिन मिस बर्गुन से मिलता है और वो उससे पूछता है, क्या वो हाल ही में किसी गेस्ट को छुपा कर रखी है? जब बर्गुन गिजली की पूरी कहानी सुनती है तो वो कहती है कि स्वीडन की एक गुनहिल्ड नाम की लड़की 20 साल पहले इस होटल में काम करती थी। गिजली उसे हॉस्पिटल ले जाता है और ऐसा लगता है कि गुनहिल्ड मिस बर्गुन को भी पहचानती है और कहती है कि उसे फोन करना चाहिए था। बर्गुन उसे पूछती है, किसे फोन करना चाहिए था? और गुनहिल्ड जवाब देती है, तुम्हारी माँ को। बर्गुन गिजली को बताती है कि 20 साल पहले उसकी माँ होटल चलाती थी और गुनहिल्ड उसकी माँ के लिए काम करती थी। शायद ये सच बोल रही है। इसके अलावा वो गुनहिल्ड की कुछ तस्वीरें ढूंढती है और गिजली को सूचित करती है कि लड़की तस्वीरों में बिल्कुल हॉस्पिटल वाली लड़की की तरह दिखती है। गिजली ग्रिमा से मिलता है और वो उस नंबर पर कॉल करता है जो गुनहिल्ड का माना जाता है। एक लड़का फोन उठाता है और गिजली उसे पूछता है कि वो किससे बात कर रहा है। ये पता चलता है कि लड़का गुनहिल्ड का बेटा बियॉर्न है। क्या हो रहा है? गिजली उसे पूछता है कि उसकी माँ अभी आइसलैंड में है और लड़का जवाब देता है कि नहीं, मेरी माँ तो बाहर टहल रही है। शॉकिंग। उस रात थॉर अपने घर के बाहर एक कौवे को सुनता है और वो बाहर निकलता है ये देखते हुए कि कौवा कब्र के ठीक ऊपर खड़ा है जहां उसने एक दिन पहले एक मरे हुए कौवे को दफनाया था। वो छेद को खोदता है और कौवे को बाहर निकालता है और हालांकि ये कौवा अभी भी मर चुका है, ये कब्र के बाहर खड़े कौवे के जैसा ही दिखता है। इस शहर में क्या हो रहा है? ग्रिमा एक और कोशिश करती है और वो बियॉर्न को फिर से कॉल करती है और कहती है कि ये गलतफहमी हो सकती है क्योंकि विक में गुनहिल्ड नाम की एक महिला है और वो हमारे साथ हॉस्पिटल में है। बियॉर्न ने उस औरत से बात की और बात करके उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी माँ से ही बात कर रहा है, भले ही असली गुनहिल्ड उसके ठीक पीछे खड़ी हो। जब वो असली गुनहिल्ड के साथ भी बात करती है तो वो पहचानती है कि वो फोन पर अपनी ही आवाज सुन रही है। इसके अलावा वो चौंक जाती है जब अस्पताल वाली गुनहिल्ड उसे बताती है कि विक में एकमात्र जिस इंसान को वो जानती है उसका नाम थॉर है। घर लौटने पर ग्रिमा के लिए कुछ अजीब इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वो अपनी खोई हुई बहन एसा को घर पर पाती है जो राख में ढकी हुई है। लेकिन समस्या ये है कि उसकी बहन को कई साल पहले हुई एक घटना के बाद से मृत माना जाता है। फ्लैशबैक में देखते हैं जब एसा और एक टीम ने टूरिस्ट के ग्रुप को तूफान से बचाया था, तब एसा का स्नो मोबाइल खराब हो गया था और वो दरार में गिर गई थी। जब ग्रिमा एसा को अस्पताल में ट्रांसफर करती है तो गिजली उसे बात करता है और उसे पूछता है कि उसे कुछ याद है, जिसे सुनकर एसा कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है सिवाय इसके कि वो कुछ पर्यटकों को तूफान से बचाने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ एक टीम भी थी। वो केवल एक चीज की बात करती है कि किसी ने उसे एक वैक्सीन दिया था, लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि ग्रिमा के मिलने से पहले ऐसा हुआ था या अस्पताल में लाए जाने के बाद। थॉर अपनी बेटी को देखने के लिए अस्पताल आता है और इतने सालों बाद वो अपनी बड़ी बेटी को वापस देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे गले लगा लेता है, जिस वजह से ऐसा कहती है कि हर कोई यहाँ अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, भाई तुम मर के लौटी हो। थॉर और ग्रिमा के बीच एक बात होती है और ग्रिमा ये कहकर जो हो रहा है उसे नॉर्मल बनाने की कोशिश करती है कि शायद ऐसा बर्फ में जमी हुई थी और इस तरह उसका शरीर प्रिजर्व्ड था और जब बर्फ पिघल गया तो ऐसा उनके पास वापस लौट आई। हालांकि थॉर का मानना है कि ये थ्योरी कुछ ज्यादा ही खींचा हुआ है क्योंकि ये वास्तव में काम नहीं करता, इस तरह से लोग जिंदा नहीं रहते। अस्पताल में अगली सुबह डॉक्टर गुनहिल्ड की जांच करते हैं और उसे बताते हैं कि सब कुछ ठीक लग रहा है और सदमे के कारण उसे शायद कुछ याद भी नहीं है, लेकिन उसकी यादें आज नहीं तो कल वापस आने वाली हैं। अंत में डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके गर्भ में एक बच्चा भी है जो ठीक है। गुनहिल्ड ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है।
विक में 2 नए लोग आते हैं और उनमें से है पहला डॉक्टर डेरी, जो आते ही राख के नमूनों पर काम करना शुरू कर देता है, और दूसरी है स्वीडन वाली गुनहिल्ड, जो बुर्गुन के होटल में रुकती है और वो अस्पताल में जवान गुनहिल्ड से मिलने के लिए जाती है। वो अपने इरादों के साथ आगे बढ़ती है और हॉस्पिटल में जवान गुनहिल्ड से मिलती है। आखिरकार वो गुनहिल्ड से पूछती है कि थॉर के साथ उसका क्या रिश्ता है, और जवान गुनहिल्ड उसे जवाब देती है कि उसके गर्भ में बच्चा है, जिसका ये मतलब है कि थॉर ने अतीत में अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस बीच ऐसा कब्रिस्तान के लिए टहलने जाती है और वो देखती है कि उसकी कब्र वहीं पड़ी है। जल्दी एक कौवा उसके पास एक और मकबरे पर उतरता है और ऐसा को ऐसा लगता है कि वो उससे बात कर सकती है, जिस वजह से वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कौवा उसके हाथ पर बैठ जाता है। अजीब घटनाएं अभी तक खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि उसी रात डेरी अपने लैब में होता है और उसने ये महसूस किया कि कोई उसके लैब के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। वो उठता है और उस जानवर या इंसान को खोजने की कोशिश करता है। वो अपने कमरे में आता है। ऐसा लगता है कि कोई उसके बिस्तर पर उसके चादर के नीचे छुपा हुआ है। वो धीरे से उस चादर को हटाता है और एक लड़का अंदर छुपा होता है, जो उसे फादर कहता है। हालांकि डेरी का बेटा बहुत पहले ही मर चुका है। इस कातला सीजन 1 के आगे की कहानी में हम देखते हैं अगली सुबह डेरी अपने बेटे के लिए कुछ नाश्ता लाता है और वो अपने बेटे को देखता है कि वो नॉर्मल तरीके से खाना खा रहा है। डेरी अपने बेटे से पूछता है कि तुमने आखिरी बार खाना कब खाया था, और लड़के ने जवाब दिया कल। डेरी उसे पूछता है कि उसने कल क्या खाया था, और लड़का कहता है कि उसने वही खाया जो डेरी ने खाया, उसकी माँ की बनाई हुई स्पेगेटी। पुलिस स्टेशन में गिजली अपने बेटे एनार से बात करता है, जो बोलता है कि चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं और जवान गुनहिल्ड की असली पहचान पूछने के लिए स्वीडन के एम्बेसी से हमें बात करनी चाहिए। गिजली का कहना है कि वो उनकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो कातला ज्वालामुखी को लेकर पॉलिटिक्स करने में बिजी हैं। एनार गिजली से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि एसा का अपहरण कर लिया गया था या किसी ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन गिजली का कहना है कि ये एक सच हो सकता था अगर हम किसी दूसरे शहर के बारे में बात करते, लेकिन विक में ऐसी चीजें नहीं होती। डेरी के कमरे में हम देखते हैं कि वो अपने बेटे मिकेल से कई सवाल पूछता है, जैसे कि उसका नाम और उसकी माँ का नाम क्या है, और देख पाते हैं कि मिकेल सबका सही जवाब देता है। डेरी उसे पूछता है क्या उसका कोई दोस्त है। मिकेल ने जवाब दिया कि उसका कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि दूसरे बच्चों को लगता है कि मिकेल बहुत अजीब है। डेरी उसे पूछता है क्या उसके पास कोई पालतू जानवर है और क्या वो उनसे प्यार करता है। मिकेल जवाब देता है कि उसके पास एक तोता है और भले ही उसे प्यार करता है, लेकिन फिर भी उसने उस चिड़िया के पंखों को कैंची से काट दिया, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके अंदर से आवाजें आ रही थी। डेरी ने अपने बेटे की सफाई की और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया, ये जानते हुए कि ऐसा नहीं हो सकता। उसका मरा हुआ बेटा वापस कैसे आ सकता है, ये नॉर्मल नहीं है। हालांकि उसका बेटा स्वस्थ है, भले ही वो अजीब बातें करना जारी रखता है और पूछता है क्या डेरी उसे स्कूल भेज देगा अगर उसका पैर टूट गया हो। डेरी उसे कहता है कि स्कूल जाना बहुत जरूरी है, और मिकेल पूछता है क्या उसे स्कूल जाने की जरूरत है अगर स्कूल में सभी लोग मर जाते हैं। ये लड़का इंसान तो नहीं लगता। डेरी अपने बेटे को बिस्तर पर ले जाता है और मिकेल उसे कुछ पढ़ने के लिए कहता है ताकि वो सो सके। डेरी एक रिपोर्ट उठाता है जो उसे बिस्तर के पास मिला और उसे वो पढ़ने लगता है। मिकेल उसे रोकता है और डेरी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, जिससे डेरी काफी अनकंफर्टेबल फील करता है। डेरी अपने बेटे को अपने कमरे और लैब से बाहर ले जाता है और उसे एक स्टोरेज रूम में बंद कर देता है। हालांकि मिकेल कमरे के चारों ओर देखता है और उसे एक लैंडलाइन फोन मिलता है, जिससे वो अपनी माँ रेचल को फोन करने के लिए यूज करता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ सदमे में है और मिकेल उसे बताता है कि डेरी ने उसे कमरे में बंद कर दिया है। थोड़ी देर के बाद रेचल डेरी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रिसेप्शन नहीं मिलता, जिस वजह से वो वॉइसमेल में गुस्सा भरा मैसेज अपने पति को भेजती है। लैब में वापस मिकेल इधर उधर देख रहा होता है और उसे एक छोटा सा चाकू मिलता है, जिसे वो केबल काटने और बिजली काटने के लिए यूज करता है। डेरी का एक असिस्टेंट जिसका नाम ले है, वो स्टोरेज रूम के पास जाने लगता है, लेकिन डेरी पहले ही मिकेल को ढूंढ लेता है और उसे स्टोरेज रूम के दरवाजे के पीछे लेकर छुप जाता है। अगली सुबह रेचल एक शहर में आ गई है जो विक के पास है और अब उसे नाव से नदी पार करना होगा। वो डेरी को फोन करती है और उसे बताती है कि एक लड़के ने उसे कॉल किया था और उसने मुझे कहा कि मैं उसकी माँ हूँ।
और डेरी ने जवाब दिया कि वो लड़का उनका बेटा नहीं है। रेचल जोर देकर कहती है कि वो लड़का कौन है, लेकिन डेरी को खुद भी नहीं पता वो कौन है। हालांकि उसे पूरा यकीन है कि वो लड़का उनका बेटा तो नहीं है। लास्ट में वो दोनों विक में मिलने के लिए सहमत होते हैं और रेचल उस लड़के को होटल में लाने के लिए कहती है, जिसके लिए डेरी मान जाता है। ग्रिमा एक भयानक सपना देखकर जागती है और उसका पति कार्तन उसे पूछता है क्या वो ठीक है। ग्रिमा जवाब देती है कि वो ठीक नहीं है और बताती है कि वो अपनी बहन को वापस पहाड़ में ले जाना चाहती है ताकि वो कुछ भी याद कर सके कि उसके साथ हुआ क्या था। देख पाते हैं कि ग्रिमा के अपने पति कार्तन के साथ संबंध दूर होते जा रहे हैं और ऐसा ये नोटिस करती है। बाद में वो कार्तन से बात करती है और उसे पूछती है कि उसके और उसकी बहन के बीच क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और कार्तन ने जवाब दिया कि ग्रिमा के दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है और उसे लगता है कि ग्रिमा के लिए कार्तन प्रायोरिटी नहीं है। वो ये भी शिकायत करता है कि उसे ऐसा लगता था कि जैसे ग्रिमा के साथ उसका शादी ऐसा पर डिपेंडेंट था। अगर ऐसा ठीक हो तो उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा को किसी भी तरह की समस्या हो तो उनकी शादी में मुश्किल आ जाती है। एनार डेरी और मिकेल को एक जीप से पिक करता है और वो उन्हें विक के होटल तक ले जाता है। गाड़ी चलाते समय वो सोचता है कि ज्वालामुखी के पास इतनी खतरनाक जगह पर ये छोटा लड़का कर क्या रहा है और उससे वो तरह तरह के सवाल पूछ रहा होता है। आखिरकार एनार को आश्चर्य होता है कि कैसे डेरी ने अपने बेटे को यहाँ लाने का फैसला किया, लेकिन डेरी ने उस सवाल का जवाब देने की परवाह ना करते हुए अपना सिर फेर लिया। जब वो होटल पहुंचते हैं तो मिकेल अपनी माँ की तरफ दौड़ता है और उसे बताता है कि वो अपनी माँ को मिस करता था। रेचल उसे अपने कमरे में ले जाती है और वो मिकेल से कहती है कि वो और उसके पिता ने अपने बेटे को बहुत याद किया और उन्होंने सोचा कि मिकेल मर चुका है। डेरी उन्हें कमरे के कोने से देख रहा होता है और उससे ऐसा लगता है कि ये जो भी हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। वो बाथरूम में जाता है जहाँ उसे उल्टी करने की जरूरत महसूस होती है। डेरी अपनी पत्नी के साथ अकेले में बात करता है और उसे बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि वह भयानक सपना में फंस गया है, जबकि रेचल का मानना है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो एक सुंदर सपने के अंदर रह रही है। हालांकि अपने बेटे को फिर से पाकर उसका खालीपन भर रहा है, जिस खालीपन को वो पूरे समय महसूस करती थी। डेरी ने अपनी पत्नी को याद दिलाया कि उन्होंने मिकेल के मृत शरीर को अपनी आंखों के सामने देखा था जब वो मर गया था और उन्होंने देखा कि उसकी खोपड़ी भी सड़क पर चूर हो गई थी। रेचल उसे रुकने के लिए कहती है और दोनों ही ये समझ नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है और ये भी नहीं जानते कि मिकेल के साथ करना क्या है। हालांकि डेरी अपना मन नहीं बदलने वाला और कहता है ये उनका बेटा तो नहीं है। गिजली और डॉक्टर जवान गुनहिल्ड के साथ बातें करते हैं और उसे पूछते हैं क्या उसे कुछ याद आया है, लेकिन गुनहिल्ड को कुछ भी नया याद नहीं आया। डॉक्टर उसे बताती है कि वो ठीक है और अगर उसके पास जाने की कोई जगह है तो वो अस्पताल छोड़ सकती है। जिसके बाद जवान गुनहिल्ड होटल में लौटती है और बर्गरून से पूछती है कि थॉर कहाँ रहता है, क्योंकि वो उससे मिलना चाहती है। जवान गुनहिल्ड थॉर से मिलने जाती है और उसे पूछती है कि उसकी बेटी के साथ चीजें कैसे चल रही हैं, क्योंकि ऐसा ने उन्हें प्राइवेट मोमेंट के बीच पकड़ लिया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली गुनहिल्ड उसके पीछे ही खड़ी है। बूढ़ी गुनहिल्ड उस पर गुस्से में पागल है और वो जवान गुनहिल्ड से पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रही है और जवान गुनहिल्ड उसे गुस्से में कहती है कि ये बात तुम्हारे काम का नहीं है। बूढ़ी गुनहिल्ड बाहर जाती है और थॉर उसके पीछे दौड़ता है। उससे कहता है कि वो इस तरह उसे छोड़कर नहीं जा सकती। बूढ़ी गुनहिल्ड थॉर से पूछती है कि उसने जवान गुनहिल्ड से उनके अतीत के बारे में बात की है और थॉर ने ये जवाब दिया कि उसने उसे कुछ नहीं बताया है और थॉर को ये नहीं पता कि जवान गुनहिल्ड इन सब छोटे डिटेल्स के बारे में कैसे जानती है। ग्रिमा अपनी बहन को लैब में ले जाती है क्योंकि ग्रिमा को लगता है कि उन्हें यहाँ जरूर कुछ मिलेगा। गाड़ी चलाते समय ग्रिमा एक पिल निगल जाती है और ऐसा उससे पूछती है कि ये गोलियां क्या करती हैं। ग्रिमा जवाब देती है कि ये मेडिसिन्स उसे डिप्रेशन और एंजाइटी में मदद करते हैं और ऐसा बताती है कि उनकी माँ भी यही गोलियां लेती थी और ये एक ऐसा सच है जिसके बारे में ग्रिमा को पता ही नहीं था। ऐसा आगे बताती है कि जब उनकी माँ ने ये गोलियां लेना शुरू किया तो उनके पिता के साथ उनकी माँ का रिश्ता टूटने लगा, ठीक वैसे ही जैसे ग्रिमा का अपने पति के साथ रिश्ता अभी टूट रहा है। ग्रिमा जल्दी से बात बदल देती है और दोनों लड़कियां लैब में पहुंच जाती हैं। वो लैब के अंदर देखते हैं और स्टोरेज रूम में लकड़ी के टुकड़े के नीचे एक कपड़े का टुकड़ा पाते हैं।
एसा का कहना है कि वो बाहर से खुदाई करके नीचे से उस कपड़े के टुकड़े तक पहुंच सकते हैं और इसीलिए दोनों मिलकर बहुत सारे मिट्टी खोदते हैं। एसा खोदे गए छेद के अंदर आगे रेंगती है और जब वो कुछ ऐसा देखती है जिसकी वो कभी उम्मीद भी नहीं करती है तो वो घबरा जाती है और वापस छेद के बाहर रेंगती है। ग्रीमा उसे पूछती है कि वहाँ क्या है, लेकिन एसा शौक में है और जवाब नहीं देती, जो ग्रीमा को अंदर रेंगने के लिए मजबूर करता है। ग्रीमा छेद में उतरती है और उसे पता चलता है कि एसा की लाश वहाँ पड़ी है। अगली सुबह ग्रीमा ने पुलिस को फोन किया और गिजली कुछ लोगों के साथ डेड बॉडी को बाहर निकालने और ले जाने के लिए आते हैं। गिजली ग्रीमा और एसा को लेकर अपनी कार में ले जाता है क्योंकि वो उनसे बात करना चाहता है और वो ग्रीमा से पूछता है कि उन्हें उस जगह के बारे में कैसे पता चला, लेकिन ग्रीमा चुप रहती है और कुछ भी नहीं कहती। गिजली एसा को थॉर के घर छोड़ देता है और उसे चेतावनी देता है कि तूफान आ रहा है और उन सभी को तैयार रहना होगा। जब एसा अपने घर के अंदर जाती है तो अपने पिता को जवान गुनहिल्ड को चूमते हुए देखती है। ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जब एसा छोटी लड़की थी। डेरी ने रेचल के साथ बात की और उसे बताया कि लैब के पास एक डेड बॉडी मिला है और उनका भी मरा हुआ बेटा वापस आ गया। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता। रेचल अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वो जोर देकर कहती है कि ये लड़का हमारा बेटा मिकेल ही है। हालांकि डेरी ने ये कहा कि यदि वो जिंदा होता तो उनका बेटा भी 12 साल का होना चाहिए था, जबकि ये अजीब है कि लड़का का उम्र 1 साल भी नहीं बढ़ा है। गुड पॉइंट। रेचल इसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती और चली जाती है, लेकिन डेरी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है और गिजली को फोन करता है और उसे बताता है कि होटल में एक लड़का है जिसे कोई नहीं पहचान सकता। गिजली और एनार होटल में पहुंचते हैं और उन्हें डेरी मिलता है, जिसे एनार पूछता है कि जब वो उन्हें होटल में लाया था तो उसने उस लड़के के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। डेरी ने जवाब दिया कि उसे प्रोसीड्योर के बारे में पता नहीं था। रेचल उन्हें खिड़की से देखती है और वो मिकेल के साथ भाग जाती है और दोनों एक कार से निकलते हैं। गिजली ने डेरी से पूछा कि वो चाहता क्या है, क्या वो चाइल्ड केयर को बुलाना चाहता है, लेकिन डेरी उससे कुछ और समय मांगता है और वो रेचल को फॉलो करने के लिए दूसरे कार में बैठ जाता है। ग्रीमा कार्तन से बात करती है और उसे बताती है कि उन्हें जो डेड बॉडी मिला है वो उसकी बहन एसा जैसा दिखता है और आश्चर्य करती है कि ऐसा हो सकता है कि हमारी वाली एसा वो नहीं है जो वो कहती है कि वो एसा है, या शायद वो एसा होने का दिखावा करती है। कार्तन उसे कहता है कि वो हमेशा अपनी बहन को लेकर चिंता करती है, लेकिन ग्रीमा उसे बताती है कि वो समझ नहीं पा रही है कि वो कैसा महसूस कर रही है। ग्रीमा सोने की कोशिश करती है, लेकिन गिजली उसे फोन करता है और वो उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है क्योंकि उसका बयान लेना जरूरी है। ग्रीमा पुलिस स्टेशन जाती है और गिजली उसे पूछता है कि उसने उस केबिन के नीचे क्यों खोदा। ग्रीमा का कहना है कि पहले तो उसे झटका लगा क्योंकि वो जब वहां गई तो उसने कांच पर कुछ खरोंचे देखी, जैसे कि कोई अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही जमीन पर खून भी था। गिजली उसे पूछता है क्या तुम्हें पता था कि शरीर वहां पर है। ग्रीमा एक बार फिर दोहराती है कि उसे लगा कि वहां कुछ उसे मिल सकता है, वो एग्जैक्ट जानती नहीं थी। गिजली उसे डेड बॉडी की एक तस्वीर देता है और गिजली उसे बताता है कि ये एसा से बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन एसा तो जिंदा है। इसलिए गिजली उसे पूछता है क्या उनके कोई रिश्तेदार में है जो लापता है, या वो एसा से मिलती जुलती बचाव टीम में से किसी को जानती है। ग्रीमा दोनों सवालों में ना जवाब देती है और लैब से अलार्म्स की आवाज आने लगती है। गिजली उसे बताता है कि ये शायद तेज हवा के कारण हुआ है क्योंकि अभी लैब में कोई नहीं है, लेकिन ग्रीमा वैसे भी जाकर चेक करना चाहती है। इस बीच तूफान बाहर तेज हो गया है और अब डेरी रेचल की तलाश नहीं कर पा रहा, जिसके बाद वो होटल में लौट आता है। मिस बर्गरून रिसेप्शन पर होती है और वो उसे कहती है कि डेरी को उस लड़के से दूर रहना चाहिए, जिसके बाद बर्गरून उसे एक डिस्टर्बिंग कहानी सुनाती है। 1625 में कतला ज्वालामुखी भड़क गया था और एक महिला किसान जो गर्भवती थी उसने अपने नवजात बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी। 1 साल बाद जब वो विक में लौटी तो उसने अपने नवजात बच्चे को मृत पाया। हर साल वो एक नए बच्चे को मृत पाती थी। 13 साल के बाद उसका बच्चा वापस आया और वो 13 साल का था। वो औरत अपने खोए हुए बच्चे को वापस पाकर बहुत खुश थी, जिसके बाद उस औरत ने अपनी बेटे की देखभाल की। हालांकि उस घटना के कुछ समय बाद उस बच्चे ने अपनी माँ को उसकी नींद में ही मार डाला और वो फिर गायब हो गया। बर्गरून की कहानी का मकसद डेरी को माइकल से सावधान करना है, क्योंकि अगले सीन में हम माइकल को उसके माँ के कार से बाहर निकलने की परमिशन मांगते हुए देखते हैं।
लेकिन रेचल उसे कहती है कि जब तूफान थम जाएगा तब तुम बाहर निकलकर टॉयलेट कर लेना। लेकिन मिकेल गुस्से में कहता है कि जो भी उसे रोकेगा वो उसे चोट पहुंचाएगा। और रेचल पूछती है क्या वो डेरी को चोट पहुंचाना चाहता था जब उसने मिकेल को स्टोरेज रूम में बंद कर दिया। रेचल इसके बाद डरते हुए उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो बाहर जाकर टॉयलेट कर सकता है, और मिकेल कार से बाहर उतर जाता है। रेचल अब श्योर हो चुकी है कि ये लड़का उसका बेटा नहीं है और वो उसे पीछे छोड़कर वहां से भाग जाती है। इस बीच ग्रीमा लैब में जाती है और उसे वहां एक लड़की मिलती है जो कुछ खाना खोजने की कोशिश कर रही है। जब वो उसके पास जाती है तो लड़की कहती है कि उसे घर जाना है और वो अपना नाम ग्रीमा बताती है। कातला सीजन 1 के आगे की कहानी में हम गिजली को देखते हैं जो अपने घर लौटता है और वो अपनी पत्नी को किचन में खाना पकाता हुआ पाता है, जो बहुत अजीब है क्योंकि उसकी पत्नी मैग्निया बीमार है। वो खड़ी भी नहीं हो सकती, वो तो मुश्किल से बात कर पाती है। गिजली उस औरत से पूछता है कि वो कैसे ठीक हो गई। वो औरत कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। गिजली भागते हुए उस कमरे में जाता है जहां उसकी पत्नी होनी चाहिए और देखता है कि उसकी पत्नी वहीं है, जिसका मतलब ये है कि किचन में जो औरत है वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक क्लोन है। गिजली की असली पत्नी बहुत डरी हुई है और क्लोन वहां आती है और गिजली को बताती है कि उसके यहाँ आने के बाद से इस औरत ने एक भी शब्द नहीं कहा है, वो कहेगी भी क्या। क्लोन असली पत्नी के लिए हरे रंग की स्मूदी बनाती है, लेकिन मैग्निया उस स्मूदी को अपने हाथों से गिरा देती है। क्लोन अपनी ड्रेस साफ करने के लिए बाथरूम में जाती है और गिजली की असली पत्नी नोटपैड मांगती है और लिखती है कि दूसरी महिला एक डेविल है और उसे बाहर निकालना होगा। इस बीच क्लोन ग्रीमा को अपने घर में लाती है और क्लोन बाथटब में खुद को साफ करती है। ग्रीमा उसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी नया पता नहीं चलता। तो वहीं रेचल को भी मिकेल को पीछे छोड़ने का पछतावा है और वो कार को घुमाती है, लेकिन मिकेल को एक कपल ने पाया है जो विक शहर छोड़कर जा रहे हैं और वो डेरी को वहां आने के लिए और मिकेल को ले जाने के लिए बोलते हैं। रेचल डेरी से मिलती है और वो एक साथ कार में बैठते हैं, जबकि मिकेल उस कपल को बताता है कि वो अपने पिता से प्यार नहीं करता क्योंकि उसके पिता ने उसे एक स्टोरेज रूम में बंद कर दिया था और वो लगभग ठंड से मर ही गया था। डेरी और रेचल मिकेल तक पहुंच जाते हैं लेकिन कपल जा चुके होते हैं। डेरी उन्हें फोन करता है और वो डेरी को बताते हैं कि वो चले गए क्योंकि बच्चे ने उन्हें बताया कि डेरी ने माइकल के साथ क्या किया है और वो पुलिस को तय करने देंगे कि आगे करना क्या है। जब माइकल ये सुनता है तो अपना चाकू निकाल लेता है, जबकि डेरी कपल को चेतावनी देता है कि मिकेल खतरनाक है, लेकिन वैसे भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। इतने सब के बीच गिजली अपनी क्लोन पत्नी को घसीटता है और उसे तहखाने में बंद कर देता है क्योंकि वो क्लोन जाना चाहती है और अपने बेटे एनार को देखना चाहती है, लेकिन इससे चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। जबकि मिकेल के वजह से उस कपल के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ग्रीमा को एनार का फोन आता है जो उसे बताता है कि उन्हें नदी पार करनी होगी क्योंकि एक दुर्घटना हो गई है और वो जाने से पहले कार्तन के लिए एक नोट लिखती है जहां वो बताती है कि उसे जाना है और जिस महिला को वो घर में देखेगा वो ग्रीमा नहीं होगी। कार्तन घर लौटता है और वो नोट पढ़ता है, लेकिन फिर भी उसे वार्निंग का कोई फायदा होता नहीं। लगता है ग्रीमा से काम नहीं चला तो वो क्लोन से काम चला लेगा। ग्रीमा एक्सीडेंट के सीन पर पहुंचती है और रेचल वहां आती है अपने प्यारे बेटे को ढूंढते हुए। ग्रीमा उसे शांत होने के लिए कहती है और रेचल उसे पूछती है क्या उसने कार के पास एक छोटे लड़के को देखा। ग्रीमा का कहना है कि इस दुर्घटना में कोई लड़का नहीं था, या कम से कम उन्होंने कोई लड़का तो नहीं देखा। और रेचल का कहना है कि ये कपल उसके बेटे को शहर से भगा ले जा रहे थे और उसे यकीन है कि मिकेल उनके साथ ही था। गिजली ग्रीमा, रेचल और एनार को अपनी कार में ले जाता है और उनके बीच बातचीत होती है। एनार ने रेचल से पूछा कि वो जिस लड़के की तलाश कर रही है क्या वो उसका बेटा है। रेचल हाँ कहती है और उन्हें वो पूरी कहानी बताती है कि उसके बेटे ने उसे कॉल किया था और उसे बताया कि उसके पिता ने उसे एक स्टोरेज रूम में बंद कर दिया है, जिस वजह से उसे विक आने पर मजबूर होना पड़ा। रेचल उन्हें ये भी बताती है कि उनके बेटे की 3 साल पहले मृत्यु हो गई थी और इसीलिए गिजली कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि लोग मरकर वापस नहीं आते। रेचल जोर देकर कहती है कि ये लड़का उसका बेटा जैसा ही है, लेकिन ये सुनकर गिजली और गुस्सा हो जाता है, शायद इसीलिए क्योंकि उसकी भी सिचुएशन ऐसी ही है। उसके घर में उसकी पत्नी मैग्निया का क्लोन उसका इंतजार कर रही है। गुस्से में गिजली सभी को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है और उसका बेटा एनार गिजली का मूड में बदलाव को नहीं समझ पाता। हर कोई गाड़ी से उतर जाता है और गिजली वहां से निकल जाता है।
थॉर ने जवान गुनहिल्ड को हॉस्पिटल में लाया है क्योंकि उसका खून बहना शुरू हो गया था और वो डॉक्टर से पूछता है क्या वो गुनहिल्ड से मिल सकता है। डॉक्टर उसे बताती है कि गुनहिल्ड की हालत अब स्थिर है और उसे किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की कोई संकेत नहीं है, हालांकि उसकी पल्स कमजोर है और इसीलिए चेकअप करते रहना होगा। तो वहीं दूसरी ओर बच्चे का पल्स नॉर्मल है, इसीलिए बच्चे के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। थॉर गुनहिल्ड के साथ बैठता है कुछ पल के लिए और जब वो सो रही होती है तो थॉर उसे देखता है, लेकिन वो अकेला नहीं है क्योंकि एसा पिछली रात हॉस्पिटल में थी और वो अपने पिता को जवान गुनहिल्ड के लिए और उसके बच्चे के लिए चिंतित देखती है, जो उसे भी इमोशनल करता है। ग्रिमा रेचल को लिफ्ट देती है और रेचल डेरी को फोन करती है और उसे बताती है कि दुर्घटना उस कपल के साथ हुआ जो मिकेल को लेकर भाग रहे थे और मिकेल फिलहाल लापता है। और वो आगे कहती है कि एक लड़की है जिससे डेरी को मिलना चाहिए क्योंकि उसके पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। रेचल और ग्रिमा डेरी से मिलते हैं और रेचल ने उसे बताया कि उसने ग्रिमा को अपने बेटे के बारे में सब कुछ बता दिया है और अब ग्रिमा की बात करने की बारी है। और वो कहती है कि उसकी बहन भी मर कर लौट आई क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसे कुछ दिन पहले उसकी बहन का डेड बॉडी मिला था। इसके अलावा वो कहती है कि उसकी बहन को सब कुछ पता है जो उसे जानना चाहिए, लेकिन ये ऐसा एक तरह से अलग है जिसे वो समझा नहीं सकती। ग्रिमा ने डेरी से पूछा क्या वो इसके बारे में कुछ जानता है क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है, लेकिन डेरी जवाब देता है कि वो इस सिचुएशन के बारे में खुद कंफ्यूज है क्योंकि वो एक जियोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट नहीं। ग्रिमा निराश है और जाने के लिए निकलती है, लेकिन डेरी उसे रोकता है और उसे बताता है कि इस पूरे चीज का कतला ज्वालामुखी से कुछ लेना देना है। ऐसा लगता है कि उनके साथ जो भी हुआ ये एकमात्र ऐसा समय नहीं है जब इस ज्वालामुखी के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं और ऐसे लोगों के बारे में कुछ अफवाहें हैं जो ये बताती है कि कुछ लोग मर कर वापस लौट आते हैं। ग्रिमा का कहना है कि वैसे भी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि उन्हें पहले गुनहिल्ड मिली जो एक बूढ़ी गुनहिल्ड का जवान वर्जन है और ग्रिमा बताती है कि उसे एक और क्लोन मिली जो बिल्कुल उसी के जैसे दिखती है। वो दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन कुछ तो है जो उन दोनों को अलग बनाती है। इसके बाद ग्रिमा घर लौटती है और वो अपने घर के बाहर कुछ फर्नीचर्स को देखती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि उसका क्लोन घर में कुछ बदलाव कर रही है और वो घर को पेंट कर रही है, जो ग्रिमा को गुस्सा दिलाता है। वो अस्तबल में जाती है और कर्तन से पूछती है कि उसने उसके क्लोन को अपने घर को फिर से सजाने की परमिशन क्यों दी और ग्रिमा उसे याद दिलाती है कि अंदर वो जो भी है वो ग्रिमा नहीं है। कर्तन सोचता है कि ग्रिमा पागल हो गई है और उसे चेकअप के लिए एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ग्रिमा वापस घर के अंदर लौटती है और उसे रेडियो कॉल आता है और ग्रिमा को बताया जाता है कि जिस बॉडी को ग्रिमा ने ढूंढा उस बॉडी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और वो डेड बॉडी उसकी बहन एसा का ही है। गिजली अस्पताल में आता है अपनी पत्नी का दवाई लेने के लिए और डॉक्टर के साथ उसकी एक छोटी सी बात होती है और वो डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि उसकी पत्नी के पास जीने के लिए कितना समय बचा है। डॉक्टर का कहना है कि मैग्निया के फेफड़े कमजोर हैं और उसका समय 1 हफ्ता से लेकर 1 साल तक कुछ भी हो सकता है। गिजली डॉक्टर से पूछता है कि एग्जैक्ट कितना समय बाकी है, लेकिन डॉक्टर उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि दवा भी काम नहीं कर रहा। गिजली घर लौटता है और मैग्निया और उसके क्लोन के लिए खाना बनाता है। वो पैकेट से कई गोलियां निकालता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो इन्हें कहाँ रखता है, मैग्निया के खाने में या क्लोन के खाने में। वो अपनी पत्नी को 2 गोलियां और थोड़ा पानी देता है और फिर अपनी पत्नी के क्लोन को कुछ खाना देने जाता है और वो क्लोन को बताता है कि उसकी पत्नी जल्द ही मरने वाली है और उसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। क्लोन उसे पूछती है क्या वो उसे जहर देने जा रहा है, लेकिन गिजली ने ये जवाब दिया कि अब तुम्हारा जीवन अब भगवान के हाथों में है। डेरी ने अपने पत्नी के साथ बात की और उसे बताया कि सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो सोचता है कि वो कातला के नीचे से एक नमूना या चट्टान की जांच करने के लिए एक सैंपल लेना चाहता है, ये समझने के लिए कि मिकेल कहाँ से आया और उन्हें उसके साथ करना क्या चाहिए। डेरी अपने असिस्टेंट को बुलाता है और वो कातला की तह तक जिपलाइन करने में उसकी मदद करते हैं। वो ज्वालामुखी के अंदर गहराई तक जाता है और उसने देखा कि बगल के दीवारें सिस्ट की तरह दिखती हैं और वो चौंक जाता है जब वो देखता है कि ज्वालामुखी के अंदर मानव आकृतियां पैदा हो रही हैं। उसके असिस्टेंट ने उसे खींच लिया जब डेरी सैंपल कलेक्ट कर लेता है और उन्होंने देखा कि डेरी थोड़ा परेशान है। वो उसे पूछते हैं कि अंदर हुआ क्या था।
लेकिन डेरी ने जो देखा वो उन्हें नहीं बताता। कुछ देर के बाद वो सैंपल्स की जांच करता है और सैंपल्स को कुछ अन्य तत्वों के साथ मिलाता है और वो घबरा जाता है जब वो देखता है कि तत्व एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं। वो रेचल और उसके असिस्टेंट को बुलाता है और उन्हें बताता है कि जिस चट्टान की उसने जांच की वो इस धरती का नहीं है। वो बताता है कि ये कोई उल्का पिंड होगा जो 2000 साल पहले कतला के पास गिरा था और हर बार जब कतला थोड़ा भी फूटता है तो ये लावा के साथ मिल जाता है। उनके असिस्टेंट का कहना है कि उन्हें लैब को खाली करने की जरूरत है क्योंकि ये उल्का पिंड रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं। इस बीच बूढ़ी गनहिल्ड का बेटा बियॉन्ड आइसलैंड आ चुका है और वो थॉर से मिलने जाता है। वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और थॉर गुनहिल्ड को फोन करता है, जिसके बाद गुनहिल्ड अपने बेटे को लेने आती है। थॉर उसे बताता है कि ये ठीक नहीं है क्योंकि अतीत में गुनहिल्ड ने थॉर से कहा था कि वो बच्चे को अबॉर्ट करने जा रही है। गुनहिल्ड का कहना है कि उसने असली में ऐसा करने की कोशिश की थी लेकिन चीजें प्लान के अनुसार नहीं हुई और इसकी कीमत बियॉन्ड चुका रहा है क्योंकि उसका शरीर नॉर्मल तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। गिजली के घर पर वो अपनी पत्नी और उसके क्लोन के लिए रात का खाना तैयार करता है। तय खाने में जाकर वो क्लोन को रात का खाना परोसता है लेकिन वो देखता है कि क्लोन खिड़की से भाग गई है। ग्रीमा पुलिस स्टेशन जाती है और एनआर उसे रिपोर्ट देता है जिसमें कहा गया है कि डेड बॉडी एसा का ही है। ग्रीमा रिपोर्ट को अपने साथ ले जाती है क्योंकि वो इसे कार्तन को दिखाना चाहती है और उसे साबित करना चाहती है कि वो अपनी बहन के बारे में सही थी। जब वो घर लौटती है तो वो कार्तन को उस क्लोन के साथ प्राइवेट मोमेंट शेयर करते हुए पाती है और कार्तन बताता है कि वो उससे प्यार करता है। ग्रीमा समझ जाती है कि वो अपने पति से बहुत दूर हो गई है और वो बिना कोई आवाज किए वहां से चली जाती है। वो एसा से मिलती है और कहती है कि उसे कुछ कहना है। वो एसा को रिपोर्ट देती है और बताती है कि उन्हें जो डेड बॉडी मिला वो असली में एसा का ही है। एसा को आश्चर्य होता है कि अगर वो असली एसा है तो वो खुद क्या है, लेकिन ग्रीमा के पास इसका जवाब नहीं है। ऐसा सोचती है शायद इसीलिए उसे ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कोई उद्देश्य है ही नहीं क्योंकि असली में वो मर चुकी है। वो ग्रीमा को चूमती है और उसे बताती है कि वो उसे प्यार करती है। साथ ही वो समुद्र में चलते समय वो ग्रीमा को उसे नहीं रोकने के लिए कहती है। अगली सुबह ग्रीमा अभी भी उस समुद्र के पास अपनी बहन का इंतजार कर रही होती है जबकि उसका क्लोन और कार्तन घुल मिल गए हैं और क्लोन ने ग्रीमा के घर को पूरी तरह से बदल दिया है। थॉर गुनहिल्ड से मिलने के लिए अस्पताल जाता है और डॉक्टर से उसकी बात होती है। डॉक्टर उसे बताती है कि गुनहिल्ड ठीक हो जाएगी लेकिन बच्चा एक ऐसी कंडीशन से पीड़ित है जो उसके बॉडी को नॉर्मल तरीके से डेवलप होने नहीं देगा। नई जानकारी को ध्यान में रखते हुए थॉर बूढ़ी गुनहिल्ड से मिलता है और वो उसे सब कुछ बताता है जो डॉक्टर ने कहा। इसलिए गुनहिल्ड खुद को बियॉन्ड की कंडीशन के लिए दोष ठहराना उसे बंद कर देना चाहिए क्योंकि वैसे भी ये होने वाला था। गुनहिल्ड कहती है कि तुम इस बारे में श्योर कैसे हो सकते हो, लेकिन थॉर कहता है कि अभी जो भी चल रहा है और जवान गुनहिल्ड को देखते हुए वो निश्चित हो सकते हैं कि गुनहिल्ड के अबॉर्शन करने की कोशिश से बियॉन्ड का ये हालत नहीं हुआ। खुलासे का समय अभी तक खत्म नहीं हुआ है। थॉर अब ग्रीमा से मिलता है और उसे बताता है कि ग्रीमा का एक भाई है बियॉन्ड जिसके बारे में वो नहीं जानती है। ग्रीमा भी उसे बताती है कि इसका मतलब जवान गुनहिल्ड एक चेंजलिंग है। वो अपने पिता को बताती है कि जो डेड बॉडी मिला वो असली में उसकी बहन एसा ही थी और जो एसा वापस आई थी वो एक चेंजलिंग थी जिसका लक्ष्य ग्रीमा की बहन की मृत्यु से उबरने में ग्रीमा की मदद करना था। थॉर उसे पूछता है कि एसा अब कहाँ है और ग्रीमा जवाब देती है कि वो चली गई क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। इस बीच मिकेल एक ट्रक पर सवार होकर होटल वापस आता है और वो अपने मम्मी पापा से उसे छोड़ने के बारे में बहुत गुस्सा है, जबकि गिजली गुस्से में पागल अपनी असली पत्नी को लेकर अपने साथ कार से निकलता है। साथ ही अपना राइफल भी ले लेता है। वो एक गोदाम में जाता है जहां उसे लगता है कि उसकी क्लोन मैग्निया वहीं छुपी होगी। वो अपनी पत्नी को बताता है कि उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो अपनी राइफल लेता है और क्लोन मैग्निया को खोजने के लिए गोदाम में चला जाता है, लेकिन क्लोन उसे चकमा देती है और भाग जाती है। वो ड्राइवर सीट पर बैठती है और कार को लेकर भाग जाती है। डेरी और रेचल मिकेल को कार में ले जाते हैं और वो समुद्र के किनारे तक आते हैं जबकि मिकेल रेत पर खेलता है। डेरी का कहना है कि उसे लगता है कि उल्का पिंड उनके इमोशंस और उनके विचारों से खेलता है, जो बताता है कि मिकेल को वो सब कुछ क्यों पता है जो वो जानते हैं। उल्का पिंड उनके विचारों और उनकी यादों को पढ़ता है और इसी का यूज करके कातला इन चेंजलिंग्स को बनाता है। इसके अलावा डेरी का कहना है कि मिकेल का ये क्लोन का मतलब मौत है क्योंकि जब रेचल ने डेरी को तलाक लेने के लिए कहा था तो डेरी का एक हिस्सा मर गया था।
डेरी कहता है कि वो इस क्लोन को अपना बेटा बनाना पसंद करेगा और वो इस मिकल को अपने घर ले जा सकते हैं, अपना नया परिवार शुरू कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये उनका बेटा नहीं है। हालांकि ये रेचल के लिए ये सब मानना बहुत कठिन है, पर रेचल उसे सहमत है। वो कार से बाहर निकलते हैं और वो मिकल से मिलते हैं जो रेत पर कैसल बना रहा है। डेरी मिकल से पूछता है क्या तुम स्विम करना चाहते हो, और मिकल को ये आइडिया पसंद आता है। रेचल, डेरी मिकल को समुद्र में ले जाते हैं और लड़के को पता चलता है कि उसके मम्मी पापा उसे डुबाने वाले हैं। लेकिन डेरी और रेचल के साथ जो कुछ भी हो रहा है उन्हें उसका अंत करना ही होगा और वो मिकल के क्लोन को मारने का साहस जुटाते हैं। आखिरकार सभी अपने क्लोन के साथ ऐसा ही करते हैं। एनार को पता चलता है कि गिजली असली मैग्निया को नकली गोलियां दे रहा था ताकि वो जल्दी से मर जाए और वो अपने क्लोन मैग्निया के साथ नया जीवन जी सके, जबकि क्लोन मैग्निया असली मैग्निया को अपने साथ लेकर भाग जाती है। बूढ़ी गुनहिल्ड हॉस्पिटल जाती है दूसरी गुनहिल्ड से मिलने के लिए, लेकिन जब वो उसके कमरे में जाती है तो पता चलता है कि क्लोन गुनहिल्ड गायब हो गई है। आखिरकार ग्रिमा घर लौटती है और अपने क्लोन को बताती है कि उसने उसे अपने पति के साथ सोते हुए देखा। वो क्लोन जवाब देती है कि कार्तन उसका भी पति है और उससे उसके साथ रहने का पूरा अधिकार है, जिस पर असली ग्रिमा उसे पूछती है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर हो। क्लोन जवाब देती है कि वो अपने माता पिता को माफ कर चुकी है और वो अपने पति से प्यार करती है, तो शायद हाँ वो उससे बेहतर है। कार्तन जब घर में आता है तो वह असली ग्रिमा की तरफ देखता भी नहीं है क्योंकि उसे तो क्लोन से प्यार हो गया है। उन दोनों को एक साथ खुश देखकर ग्रिमा एक हैंडगन के साथ खेलकर इन सब को निपटाने का फैसला करती है। गन में सिर्फ एक बुलेट होगा और जो अनलकी होगा वो मारा जाएगा, लेकिन रियल ग्रिमा बदकिस्मत निकली और वो मर जाती है, जिस वजह से कार्तन को अपने क्लोन के साथ साथ बाकी सभी लोगों के साथ बेहतर जीवन जीने का मौका मिल जाता है। ग्रिमा का क्लोन असली ग्रिमा का एक हैप्पी वर्जन है और वह परिवार को फिर से एकजुट करती है और सब खुशी से रहते हैं। और इसी के साथ कातला सीजन 1 यही एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।